नहीं, बहुत शुक्रिया आचार्य साहब, अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, सीनियर पॉलिटिशियंस यहाँ पर मौजूद हैं, असद कैसर साहब। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट मेरे पास अपनी बात के इजहार के लिए दो प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। एक मेन स्ट्रीम मीडिया है जहाँ पर मैं रात को प्रोग्राम करता हूँ, और उस प्लेटफॉर्म पे मेरे पास कितना मौका या मार्जिन मौजूद है अब अपनी बात के मुकम्मल तौर पर इजहार करने के लिए, ये कोई ढकी छुकी बात रह नहीं गई। जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि मैं चाहूँ भी तो इमरान खान का नाम नहीं ले सकता या उसकी तस्वीर नहीं चला सकता। चलिए कह देते हैं, कभी कभार हम कह देते हैं, वो चल भी जाता है, लेकिन तस्वीर तो बिल्कुल नहीं चल सकती। और अगर मैं चला भी दूँ तो वो ऑन एयर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बाद वो फिर एक सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है, वो सब चीज़ें। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर कदगनें इस हद तक आ गई हैं, और इसकी मैं शायद मालिकान को भी पूरी तरह से इसका जिम्मेदार इसलिए नहीं समझता कि हमारे मीडिया चैनल्स बुनियादी तौर पर तो अपने बिजनेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चैनल्स लाए थे। यानी ऐसे लोग जो सेठ जो अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, जो अपने कारोबार चला रहा है, उसको लगा कि अगर एक चैनल बनाऊंगा तो मेरे कारोबार को ज़रा तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, मैं अपनी मीडिया की पावर को इस्तेमाल करते हुए मेरा कारोबार आगे चलेगा। लेकिन हालात ने इस तरह से पलटा खाया है कि अब जो मीडिया चैनल है वही उसके कारोबार के लिए लायबिलिटी बन गया है। यानी अब उसके कारोबार को थ्रेट इसी चैनल की वजह से मिल रहा है कि अब ये करोगे तो कारोबार भी चलता रहेगा, वरना कारोबार भी बंद हो जाएगा। तो प्लानिंग तो सारी एक सेठ की भी उल्टी पड़ गई। तो एक इस तरह के हालात में जब उसको रोजाना ये थ्रेट मिलता है कि चैनल तुम्हारा टेक ओवर किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है, तो एक ऐसे माहौल में उसके पास भी शायद काम करने का अब मौका नहीं बचा। दूसरी बात यह है कि अब एक और चीज़ होने लगी है कि चैनल को अगर इश्तहारात बंद करने की धमकी मिलती है, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत इश्तहारात मिल भी रहे हैं। पूरा कल के अखबारात का पहला सफ़ा देखें तो पूरा सफ़ा जो है वो ख़रीद लिया गया था, सारे अखबारात का पहला पूरा पेज खरीद लिया गया। तो अगर उसको ये धमकी दी जाए कि तुम्हारा कारोबार हम बंद करने वाले हैं और इस एंकर की वजह से बंद करने वाले हैं, तो वो चैनल फिर ये नहीं बताते कि देखो हमारा कारोबार बंद हो रहा है इसलिए हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, बल्कि उस एंकर को आसानी से कह दिया जाता है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव था, इस वजह से तुम्हें बंद कर रहे हैं। यानी चैनल मालिकान भी अब एंकर को ये नहीं बताते, समझदार हो गए, वो ये नहीं बताते कि हमारे कारोबार को धचका लगने वाला है, हमारा कारोबार नुकसान में जा रहा है, हमारे इश्तहारात बंद होने लगे हैं, इसलिए हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारे मसाइल एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम करते हुए हमारे सामने मौजूद हैं और सबके लिए हैं। और एक खास, यानी अगर आपको कान में प्रोग्राम शुरू करते हुए कह दिया जाए कि बिजली के जलते हुए बिल नहीं दिखाने, या एक शख्स 4 बच्चों के बाप ने खुदसोजी कर लिया आज ये ऑनलाइन नहीं जाएगा, तो वो नहीं जा सकता, बात खत्म। अब दूसरा प्लेटफॉर्म आपके पास बचता है सोशल मीडिया का, उस पर कंपैरेटिवली किसी हद तक आपके पास एक गुंजाइश मौजूद है काम करने के लिए। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त सिर्फ सोशल मीडिया पर काम करने की वजह से ऑफर हुए मेन स्ट्रीम चैनल से, यानी उनकी शिकायत एक ट्वीट करने की वजह से हुई। और अब यानी पहले तो ये था ना कि चलिए कुछ हमारे इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए भी दोस्त हुआ करते थे, वो डायरेक्ट फोन कर लिया करते थे कि भाई ये ट्वीट तुमने की है, जरा इसको देख लो, या ये तुमने जुमला कह दिया, जरा इसको देख लो, या ये फलां बात हो गई है, ये जरा नामुनासिब सी है। अब तो क्या होता है कि अब आपको अगर आपकी ट्वीट भी नापसंद है तो मालिकान को फोन किया जाता है, यानी डायरेक्ट आपकी जॉब को थ्रेट किया जाता है। तो हमारे कई दोस्त तो सिर्फ इसलिए ऑफर हुए हैं कि उनका यूट्यूब चैनल पसंद नहीं है, या उनकी ट्वीट्स पसंद नहीं है, या उनका सोशल मीडिया पर काम पसंद नहीं है। यानी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने वाला काम भी आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को इफेक्ट कर रहा है। तो बाज़ औक़ात तो ये लगता है कि हम काम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और अगर आप कर भी पा रहे हैं तो शायद इन हालात में लफ्जों की हुर्मत खत्म हो गई है। जवाब यह मिलता है कि भाई जो जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा, जो हो रहा है यही होगा, इंतखाबात तो ऐसे ही होंगे, इलेक्शन तो अब ऐसे ही होंगे, ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये तो इसी तरह से होगा, अगर आपको कबूल है तो कीजिए, नहीं कबूल है तो ना कीजिए। तो ऐसे में बाज़ दफा लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं। देखिए, हम जर्नलिस्ट को अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। सियासतदानों ने भी जैसे कि की है, अपने माजी से हमने भी बहुत सीखा है, सियासतदानों ने भी बहुत सीखा है। आज से चंद साल पहले मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि हमारे बहुत सारे दोस्त सोर्स समझ के स्टैब्लिशमेंट से खबरें लेते थे। बताया जाता था कि भाई ये सियासतदान है, इसने मुल्क को लूट लिया है, ये इसकी फाइलें हैं, ये इसका रिकॉर्ड है, और देखो इसका पाकिस्तान में रहना या पाकिस्तान में सियासत करना पाकिस्तान के फायदेमंद में नहीं है। और हमारे बहुत सारे दोस्त उन फाइलों को लेकर पढ़ के और फिर उस पर प्रोग्राम करते थे और बताते थे कि भाई ये सियासतदान देखो करप्ट है, इसने इतने अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। और हम ना चाहते हुए या ना समझी में इस्टेब्लिशमेंट को सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, ये जाने बगैर कि दरअसल हम किसी के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, दरअसल उसके मकसद के काम आ रहे हैं।
दरअसल उसकी प्लानिंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही हैं, लेकिन अब यह हुआ है कि आधे लोग उस वक्त मातूब रहे हैं और आधे लोग जो बाकी बच गए थे वो आज मलून हो रहे हैं। तो सभी इस चक्की में से एक मर्तबा तो गुजर ही गए हैं। और बहुत सारे, मेरा ख्याल है कि हम एक टर्म इस्तेमाल करते रहे सियासतदानों के लिए भी कि ये गेट नंबर 4 की पैदावार है, और कई लोग तो बड़े फख्र से अपने बारे में भी ये कहते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हालात से और वक्त से सीखते हुए सभी ने अपने अपने लिए एक रास्ता मुतय्यन किया है, सहाफ़ियों ने भी और सियासतदानों ने भी। और बेहतर यही है कि जो सीख लिया है उस जो रास्ता अपना लिया है उस पर पुख्ता तरीके से कारबंद रहें, तो शायद कोई रास्ता आगे निकल सकता है। अगर हम हालात के बदलने के बाद अपने उसी अपॉर्चुनिस्ट रवैये को इख्तियार करते हुए माजी की तरफ लौट गए तो रास्ता मिलना मुश्किल होगा।